क्वेश्चन नंबर 21 है पार्ट बी। द propulsion system of a toy car consists of a propeller attached to an electric motor. अब सुने, ये बेसिकली प्रोपेलर है जो फैन के थ्रू एयर को इस साइड पे पुश कर रहा है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ, जो फोर्स यहाँ से इस साइड पर अप्लाई हो रही है, प्रोपेलर जो फोर्स एयर पर अप्लाई कर रहा है, एट द सेम टाइम एयर भी प्रोपेलर पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी, जिससे एक्शन रिएक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रिक कार आगे की तरफ जाएगी, राइट साइड पे। अब पॉइंट ये है, द कार इज ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एज इनिशियली हेल्ड एट रेस्ट बाय ब्रेक्स। व्हेन द मोटर इज स्विच्ड ऑन, इट rotate the propeller so that air propelled horizontally to left. ये प्रोपेलर एयर को पुश कर रहा है to the left. The density of air is this. Assume that the air moves with the speed of this. Uniform cylinder of radius दे दिया तुम्हें। Show that the time interval of 2 seconds, the mass of air propelled left is this. देखो, एक बात कंफर्म है कि क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है। टाइम 2 सेकेंड है, मास गिवन है, स्पीड गिवन है, रेडियस भी गिवन है। कैसे करेंगे? एयर की डेंसिटी दी हुई है, एयर का मास प्रूफ करना है, मास ऑफ एयर प्रूफ करना है। अब सुनिएगा गौर से, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास ओवर वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास ऑफ एयर प्रोपेल्ड टू द लेफ्ट आपको फाइंड करनी है। डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ एयर ये फाइंड करना है। अब देखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू, समझ ना जरा, पाई आर स्क्वायर एच अप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज प्रोपेलर pushes air in cylindrical form। एक तरह से ये शेप देखो ऊपर प्रोपेलर की, वो कह रहा है ये प्रोपेलर है जो एयर को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर की बात करूँ तो ये एक तरह से एक सिलेंडर बन रहा है। प्रॉब्लम है एक कि सिलेंडर का तुम्हें रेडियस तो दिया हुआ है, एयर का रेडियस गिवन है 0.045 का स्क्वायर भी कर दिया, एच नहीं है। अब सुनो, एच नहीं है, तो आपने v इक्वल्स टू पाई 0.045 स्क्वायर इंटू एच नहीं है,
स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस ओवर टाइम। एयर की स्पीड गिवन है, डायग्राम में देखना। अब जो मैं शेड कर रहा हूँ, एयर की स्पीड गिवन है, तो फिर कितना मास लेफ्ट पे गया उसका टाइम भी गिवन है। वो कह रहा है 2 सेकेंड में लेफ्ट पे हो गया। स्पीड एयर की है 1.8, 2 सेकेंड में वो एयर कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो डिस्टेंस इस सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। यस और नो? जितना एयर बेटा डिस्टेंस कवर करेगी वो सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। इसका मतलब मैं पहले स्पीड 1.8 इक्वल्स टू हाइट डिवाइडेड बाय टाइम 2 सेकेंड करके ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो h की वैल्यू 3.6 आएगी। ये 3.6 जो है तुमने एक्चुअली इस सिलेंडर की लेंथ निकाली है 3.6 मीटर, और बेस का एरिया तो अब पाई आर स्क्वायर पहले आ गया। तो फाइनली वॉल्यूम हो जाएगा पाई 0.045 का स्क्वायर। ये करना ज़रा, पाई को मल्टीप्लाई करो 0.045 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.6, वॉल्यूम बताओ कितना है? 0.023। अब इसको पुट इन इक्वेशन 1। मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ एयर आपको शुरू में दी हुई है 1.3, 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो 0.023, कितना है? 0.029 और अप्रॉक्सीमेटली 0.030 kg। यही आपने शो करनी थी, वेरीफाई करनी थी। ये प्रोपेलर, ये देख लो हमने कैसे वर्किंग की है। ये प्रोपेलर एक्चुअली एयर को पुश कर रहा है टू द लेफ्ट, और इसने लेफ़्ट साइड पर इतना मास पुश किया है। तो मुझे बताओ न्यूटन के थर्ड लॉ से प्रोपेलर एक्सर्ट फोर्स ऑन द एयर, एट द सेम टाइम एयर एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द प्रोपेलर। तो जो प्रोपेलर पर फोर्स अप्लाई होगी वो बेसिकली डायरेक्टली कार पर अप्लाई होगी, जिससे ये कार आगे की तरफ जाएगी। अब देखो वो नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पार्ट रीड कर ज़रा। Calculate the increase in the momentum of the mass of air in B1. Increase in momentum of mass of air. Initially air रेस्ट पर थी। डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है mv-u। एयर का मास तुमने कैलकुलेट किया 0.030। स्पीड तुम्हें दी हुई है, चेक करो, एयर की 1.8। इनिशियल एयर रेस्ट पे थी, प्रोपेलर जब नहीं चल रहा था। तो 1.8 में से 0 माइनस करो तो 1.8 को 0.03 से 0.054। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मास बाय प्रोपेलर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, और कितनी देर ये चेंज इन मोमेंटम एक्सर्ट हो रहा है। उसने प्रीवियस पार्ट पे तुम्हें टाइम दिया हुआ है, कितनी देर ये टाइम है 2 सेकेंड। डिवाइड करो 2 सेकेंड 0.027। सिर्फ फर्स्ट पार्ट ट्रिकी था, बाकी क्वेश्चन आसान है। अब हाउ न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई द मूवमेंट ऑफ एयर by propeller. Propeller
applies force on air and according to Newton's third law, comma, air applies equal and opposite force on the propeller. Is that clear? The total mass of the car is 0.20 kg. The brakes of the car are released and the car begins to move at initial acceleration. Determine the initial friction force acting on the car. Frictional force acting on the car. बात सुनो, प्रोपेलर ने, देखना मैं एक डायग्राम दोबारा पीछे वाली कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे एक चीज़ समझाने के लिए। ये देखो, एक तो फोर्स प्रोपेलर ने अप्लाई किए, बात ख़त्म हो गई। इन रिटर्न जो इसने रीज़न तुमसे पूछा है थर्ड वाला, उसके हिसाब से जो प्रीवियस वाला रीज़न पूछा है पार्ट 3 में, उसके हिसाब से एयर ने भी फोर्स अप्लाई की होगी प्रोपेलर पे। कितनी? सेम। इसका मतलब फोर्स, प्लीज़ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि क्वेश्चन सेम तो नहीं आएगा, बट किसी और तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट ए बी पर एक फोर्स अप्लाई करता है, इन रिटर्न बी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ए पर अप्लाई करता है। अब मैं कह रहा हूँ, मेरा लैंग्वेज भी समझो, बी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ए पर अप्लाई करता है। अप्लाई, इसका मतलब ये जो फोर्स तुमने कैलकुलेट की थी 0.027, दैट इज कॉल्ड एज अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स है जो एयर एक्सर्टिंग ऑन प्रोपेलर, लिख लेना ये बात, एयर एक्सर्टिंग ऑन प्रोपेलर, ये वो फोर्स है जो एयर टू प्रोपेलर लग रही है, क्योंकि प्रोपेलर टू एयर प्रीवियस वाले पार्ट में ये लग रही थी, ये जो फोर्स थी वो ये थी। पूछ भी रहा था ना वो ऊपर वाला, सबसे टॉप देखो क्या नज़र आ रहा है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन एयर बाय प्रोपेलर, बाय प्रोपेलर, एयर पर जो फोर्स लग रही है ऑन एयर, प्रोपेलर जो फोर्स पर, सॉरी प्रोपेलर जो फोर्स एयर पे लगा रहा है वो 0.027 है। इन रिटर्न एयर प्रोपेलर पर फोर्स अप्लाई कर रही है 0.027, और ये अप्लाइड फोर्स है। नेट फोर्स ओ लेवल याद करें, नेट फोर्स इक्वल्स टू ma होता है। मास कार का 0.20 है, कार की बात हो रही है, कार की एक्सेलरेशन 0.075 है, करो मल्टीप्लाई, 0.20 मल्टीप्लाई 0.075, 0.015। फाइनली आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नेट फोर्स इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स। नेट फोर्स 0.015, अप्लाइड फोर्स 0.027 माइनस एफ। इस फ्रिक्शन को इस साइड पे ले आओ बेटा, 0.027 में से सब्ट्रैक्ट करो 0.015,
0.012 is the Newton. This is the application of Newton's third law. ये एक्चुअली न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन है. क्यों कह रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स ही तो कह रहे हैं. रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला, नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अप्लाइड माइनस अपोजिंग. इसमें नेट फोर्स क्या है? MA से जो आई है. अप्लाइड फोर्स कौन है? जो कार पर एयर अप्लाई कर रही है प्रोपेलर की वजह से. एक चीज़ है तुम उसको अपने हाथ से आगे पुश कर रही हो तो वो अप्लाइड फोर्स है ना तुम्हारी, और जिस स्पीड से वो आगे जा रही है जो उसकी रिजल्टेंट है वो उसका MA है, तो फ्रिक्शन उसकी अपोजिंग ही तो होगी. फ्रिक्शन बेसिकली रेजिस्टिव फोर्स है जो उसे आगे जाने से रोक रही है. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा. क्वेश्चन 14. क्वेश्चन 14. अब देखो एक बात समझ लो. अब पैराग्लाइडर, ये पैराग्लाइडर है. नॉर्मली बाहर की कंट्रीज़ में आप जाएं, यहाँ पर भी होता होगा शायद, बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा पैरासीलिंग होती है. शिप पे आपको लेके चले जाते हैं आगे बीच में, और फिर ये पैराशूट के थ्रू आपको ऐसा ऐसा मूव करते हैं शिप से दूर, तो आप हवा में एयर रेसेस की वजह से हवा में जाते हैं ऊपर और बिल्कुल सीधे ऊपर चले जाते हैं. मगर वो जो पैराशूट है वो बंधा हुआ है शिप के साथ. पैराशूट बंधा हुआ है शिप के साथ, यानी बोट के साथ. अगर ये शिप के साथ बंधा हुआ है तो फिर इसकी टेंशन कहाँ है? टेंशन की, मैं सवाल को पढ़े बगैर बता रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ. टेंशन हमेशा टूवर्ड्स द सपोर्ट. अगर मैं यहाँ पर पैराशूट पे हूँ और पैराशूट के साथ एक रोप होगी सीधी जो शिप के साथ अटैच होगी, तो बताएं अब टेंशन की डायरेक्शन कहाँ है? टूवर्ड्स द सपोर्ट, यानी टूवर्ड्स द शिप. ये होगी टूवर्ड्स द शिप. नाउ एरो को याद रखना, मैंने डायरेक्शन मार्क किया है. अब क्वेश्चन देखो. अ पैराग्लाइडर ऑफ मास 95 kg इज पुल्ड बाय अ वायर अटैच्ड टू अ बोट. The wire makes an angle 25 degree with the horizontal water surface P moves in a straight line parallel to the surface of water. The variation with time t of the velocity of the V. पैराग्लाइडर की स्पीड दी हुई है आपको ग्राफ में. Now show that the acceleration इन टाइम t 5 सेकेंड. बात सुनो, वो एक्सेलरेशन मांग रहा है 5 सेकेंड में. एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ VT ग्राफ y2 minus y1 divided by x2 minus x1. 5 सेकेंड बेटा समझो, ये 5 सेकेंड है.
ये 5 सेकेंड है ना। लिसन मैं क्या कह रहा हूँ, वो 5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन मांग रहा है और मैंने कहा स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं 5 सेकेंड वाली स्पीड 6, 7, 8 इस लाइन पर कोई भी वैल्यू ले लूँ, इस लाइन पर कोई भी 2 कोऑर्डिनेट ले लो, एक्सेलरेशन तो सेम होगी। यस और नो? इंक्लाइंड लाइन का ग्रेडियंट निकालने के लिए ज़रूरी नहीं होता, ये ओ लेवल मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि इंक्लाइंड लाइन का ग्रेडियंट निकालने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि गिवन पॉइंट पर आप निकालें। इंक्लाइंड लाइन का ग्रेडियंट किसी भी 2 पॉइंट पर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरी लाइन पर हर जगह सेम होगा। तो सुनो, मैंने यहाँ पर सबसे लास्ट वाला पॉइंट लिया, मैंने ये पॉइंट ले लिया। एक्स कोऑर्डिनेट देखो कितना है लास्ट वाले पॉइंट में, यस 7.8। मैंने 7.8, 10 लिया, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। दूसरा पॉइंट मैंने ये ले लिया 4, ये कितना है 4.6। यहाँ पर 5 है, हर एक बॉक्स 0.2 के बराबर, इस तरह से 4.6। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें, x1 y1 x1 y1 x2 y2। तो 10 माइनस 4.6 डिवाइडेड बाय 7.8 माइनस 4, तुम ज़रूरी नहीं मेरा वाला पॉइंट लो। सुनो, वैल्यू सही रखना, अदरवाइज़ आप ये और ये पॉइंट से भी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, इस पॉइंट का भी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, इस पॉइंट से भी मतलब इस पूरी लाइन में कोई से भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करके आप ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। आंसर विल बी सेम, आंसर अब सबका सेम होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट किसी भी पॉइंट पर निकाला जा सकता है, आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट, टोटल डिस्टेंस मूव्ड फ्रॉम 0 to 7 सेकेंड। डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर VT ग्राफ अबव एक्स एक्सिस। सेवन सेकेंड्स तक अबव एक्स एक्सिस का एरिया निकालना है। एरिया निकालो, पहले 4 का मैंने ये ट्राइंगल का रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया आसानी के लिए। 4 मल्टीप्लाई बाय 4.6, अब 7 कहाँ है, ये 7 है, 7 सेकेंड तक बात कर रहा है। अब 7 पर वैल्यू ये आ रही है तकरीबन मिड में, तकरीबन 8.9 है ये हाइट। ये हाइट बेटा 8.9 है, कैलकुलेटर उठाना, ये 4.6 है और इन दोनों के बीच में हाइट जो है वो 7 में से -4 तो 3 है। हाँ हाँ अच्छा, मेरे पास क्योंकि वेरिएशन थोड़ी आ रही है, 8.8 कर लो इसे, ठीक है। अब बात सुनें, डिस्टेंस जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है। ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, 4.6 में ऐड करना बेटा 8.8 और इसकी हाइट का डिफरेंस बीच में गैप का है 3।
करना मल्टीप्लाई 20.1, ये 20.1 और 18.4 को ऐड कर दें। 20.1 प्लस 18.4 38.5। काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम टाइम 0 to 7 सेकेंड। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। मगर डेल्टा के ई का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज के लिए आप कहते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। कैसे करेंगे बताओ? अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो मैं एवरेज निकाल सकता हूँ। कैसे? तुमसे उसने डिस्टेंस कैलकुलेट करवाया। डिस्टेंस क्यों कैलकुलेट करवाया? 7 सेकंड में तुमने जो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट किया है वो टोटल डिस्टेंस 7 सेकंड में कवर हुआ है। तो मुझे बताओ, अगर 7 सेकंड में डिस्टेंस कवर हुआ है तो एक तो एवरेज स्पीड आएगी, या फिर आप फाइनल स्पीड में से इनिशियल स्पीड को माइनस करें। बताएं ज़रा कितना हो। काइनेटिक एनर्जी देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मास में दिया हुआ है 95, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वाई एक्सिस पे स्पीड ही तो दी हुई है तुम्हें। नाउ टेल मी, 7 सेकेंड्स पर स्पीड कितनी है? और कितने सेकंड में पूछ रहा है? 0 पर स्पीड कितनी है? बस चेंज लगा दो। दोबारा बोलो। एवरेज स्पीड आएगा नहीं ना, क्योंकि डिस्टेंस वेरी कर रहा है। कभी कांस्टेंट है फिर चेंज हो रहा है। वो जब निकालते हैं जब एक कांस्टेंट चेंज आ रहा हो। यहाँ कांस्टेंट चेंज नहीं आ रहा। पहले यूनिफॉर्म है 4 से शुरू के 4 सेकंड, फिर चेंज आ रहा है। वाई एक्सिस पे उसने ऑलरेडी तुम्हें वेलोसिटी दी हुई है। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी दी हुई है तो ऑलरेडी आप वेलोसिटी से निकालेंगे ना। 7 सेकंड की वेलोसिटी और 4 सेकंड की वेलोसिटी या 0 सेकंड की वेलोसिटी सेम ही है। 0 से 4 तक वेलोसिटी सेम है। सब्ट्रैक्ट करो। हाँ, सब्ट्रैक्ट ही दो। ये सब्ट्रैक्ट हो गया। कितना आ रहा है बेटा? 2673। राउंड ऑफ करके इसे 2700 लिख सकते हैं। आंसर अगर 2SF में चाहिए तो 2700 विल बी योर आंसर। अब देखो ज़रा, इसका जो क्वेश्चन है ना, ये इम्पोर्टेंट है। लास्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट। लास्ट पार्ट में देखेंगे क्या है। द टेंशन इन द वायर एट 5 सेकेंड इज 280 न्यूटन। कैलकुलेट for the horizontal motion the vertical lift of force। बात सुनो, शुरू में मैंने इसलिए डायग्राम बता दी थी कि तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये तुम्हारे पास वायर में टेंशन की डायरेक्शन है। ये इसका एंगल है एक्स एक्सिस के साथ 25 डिग्री। अब सुने,
ये यहाँ ड्रॉ करता हूँ। बेटा प्लीज़ लिसन केयरफुली। वो कह रहा है टेंशन द वायर 5 सेकेंड्स में, 5 सेकेंड्स में टेंशन। फाइव सेकेंड्स में टेंशन 280 न्यूटन है। वर्टिकल लिफ्ट फोर्स F सपोर्टिंग P। ये जो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहा है, वर्टिकल लिफ्ट का मतलब ये ऑब्जेक्ट जो ऊपर उठ रहा है वो बताना है कितना है। Now listen, सबसे पहले मुझे एक बात ये बताओ, डायग्राम में देखो ज़रा गौर से। अगर ये टेंशन है, क्वेश्चन को छोड़ दो क्या पूछ रहा है, पहले कंपोनेंट में ब्रेक करो। ये थीटा है तो एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट राइट साइड पर होगा, यस और नो। अब मुझे बताएं कि ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट, ये कौन सा कंपोनेंट लगेगा इस पर, कॉस या साइन? थीटा के सामने वाला साइन। तुमने कहा ये आएगा 280 साइन 25 डिग्री, नीचे वाला आएगा 280 कॉस 25 डिग्री। सही है। अब एट द सेम टाइम, अब देखो दूसरी चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ, सामने देखिए प्लीज़। जब ये ऑब्जेक्ट लिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब एट द सेम टाइम इस ऑब्जेक्ट का या इस पैराग्लाइडर का अपना एक वेट भी तो है जो नीचे एक्ट हो रहा है। सबसे पहले वेट ऑफ पैराग्लाइडर इज इक्वल टू mg। मास कितना था 95 मल्टीप्लाई बाय 9.81 करना कितना, सॉरी 931.9। एक मिनट, 931.9 की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड्स। इज दैट क्लियर? राइट। फिर वर्टिकल कंपोनेंट, अब जो तुम पूछ रहे हो सुनो, तुमने कहा कि मैंने ये रेड वाला एरो टेंशन का डाउनवर्ड क्यों किया है, इनका ये क्वेश्चन है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन इक्वल्स टू 280 साइन 25 करना कितना आ रहा है, सॉरी 118.3 न्यूटन। बेटा आप कह रहे हैं कि ये टेंशन की डायरेक्शन है, अगर तो ये नीचे क्यों आ रहा है, ये तो आएगा ही नीचे ना, वेक्टर का कंपोनेंट है ना ये वेक्टर है टी टेंशन। अब इस डायग्राम में आ जाओ ज़रा एक सेकंड के लिए, लुक एट दिस डायग्राम। अब ये पैराग्लाइडर है, इस पर डाउनवर्ड दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। एक वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है, इसका कौन, वेट, और एक एक्ट हो रहा है टेंशन का कंपोनेंट, इस रोप का कंपोनेंट जो कि टी साइन थीटा है। यस और नो? एक वेट नीचे की तरफ ले जा रहा है इसे, इसका वेट भी डाउनवर्ड होगा, और एक रोप है जो यहाँ खींच रही है, इस रोप का टेंशन का ये वाला कंपोनेंट भी डाउनवर्ड होगा। अब ये दोनों डाउनवर्ड टेंशन के डायरेक्शंस हैं, तो आपसे कह रहे हैं वर्टिकल लिफ्ट बताओ फोर्स का, तो इसका मतलब आप कहेंगे कि टोटल वर्टिकल
फोर्स इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर दो बिकॉज दोनों डाउनवर्ड हैं। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन 118 है ये भी डाउनवर्ड है और वेट भी डाउनवर्ड है। ऐड करना बेटा, 931.9 प्लस 118.3 10 बस 1050, ये आपका आंसर है। ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स लग रही है इस पर, और यही टोटल डाउनवर्ड फोर्स एक्चुअली टोटल अपवर्ड फोर्स के बराबर है। मिनिमम इतनी फोर्स चाहिए इसको ऊपर लिफ्ट होने के लिए। ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स है 1050। एग्जैक्टली वो क्वेश्चन में आपसे वर्टिकल लिफ्ट पूछ रहा है। अब एक बात सुनो, नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ना क्या कह रहा है। इसके ये दो ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस बताएं। अब मेरी बात सुने प्लीज़ लिसन। इस ये पैराग्लाइडर जब यहाँ बोट से पीछे जाएगा, पहले ये पीछे जाएगा और फिर ऐसे हवा में होता जाएगा, ऐसे होता जाएगा, और फिर ये ऐसे होते होते इस तरह से यहाँ तक पहुँच जाएगा। एक्चुअली हवा में ये ऐसे जाएगा, ये पैरासीलिंग ऐसे होती है, ऊपर उठता है एक्चुअली। अब सिर्फ ये बोट आगे जा रही होगी, जब ये बोट आगे जा रही होगी तो ये पैराग्लाइडर भी आगे जा रहा होगा। जब ये पैराग्लाइडर आगे जा रहा होगा तो बात सुनना, अब हॉरिजॉन्टली एक बात कर रहा हूँ, लिसन केयरफुली। ये पैराग्लाइडर आगे जा रहा होगा, इसका मोशन ऐसे है, तो इस पर दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। एक आगे ले जाने वाली फोर्स है इसका कंपोनेंट ऑफ टेंशन, और पीछे ले जाने वाली फोर्स है इसकी रेजिस्टिव फोर्स। और इन दोनों को जो अपोज करके ये पैराग्लाइडर आगे की तरफ जा रहा है वो है रिजल्टेंट फोर्स। और इस पैराग्लाइडर की रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला है ma। जब बोट आगे जा रही है ना तो हवा में वो पैराग्लाइडर भी आगे की तरफ जा रहा है। इंस्टा पे मेरी रील लगी है इसकी एक, कि जब मुझे उसने बोट से पीछे की तरफ फेंका, मैं रस्सी से बंधा हुआ था, मैं और मेरी वाइफ साथ थे, हम रस्सी से बंधे हुए थे, अप्रॉक्सीमेट 120-130 kg। अब उससे जब रस्सी से फेंका ना, हवा का इतना प्रेशर होता है एक्चुअली। देखें 120 kg हवा के लिए कुछ नहीं है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उससे जब मुझे बोट की स्पीड बढ़ाई, वो जितनी बोट की स्पीड बढ़ा रहा था उतना हम पीछे जा रहे थे, और जितना हम पीछे जा रहे थे उतना हम आहिस्ता 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 हवा में ऊपर जा रहे थे। मैंने जो कहा ना कि हाईएस्ट, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, बोट अगर यहाँ है ना तो फाइनल पोजीशन में मैं यहाँ पहुँच गया था, बिल्कुल ऊपर, इतनी हाइट पे। ये उठता ऐसे, ये बोट के साथ ही, हमें से कहा बोट के साथ आप बोट बस रोप को पकड़ लें। बोट आगे जा रही थी, हम पीछे स्लाइड होते हुए जा रहे थे, पहले बोट की सरफेस पर ही, ये बोट की सरफेस पर ही स्लाइड होते हुए गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी में गए। पहला टच मेरा पानी से टच हुआ यहाँ पे समंदर की, फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैं पैराशूट के अंदर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर जाते गए, ऊपर जाते गए, ऊपर जाते गए। हमारी पोजीशन ये थी, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये। अब देखो ये दो चीज़ें लग रही हैं इसमें, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हमें आगे की तरफ पुश कर रही थी क्योंकि बोट आगे की तरफ जा रही थी। जितना तेज़ी से बोट आगे की तरफ जाएगी उतना तेज़ी से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो पूछ रहा है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछ रहा है। देखो ये दो पिंक कलर के एरो और एक ब्लू कलर का रिजल्टेंट। इसीलिए इस क्वेश्चन में देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ कुछ इस क्वेश्चन में, इसीलिए बेटा उसने नोट करें ऊपर आपसे एक्सेलरेशन निकलवाई थी जानबूझ के, क्योंकि वो लास्ट पार्ट में इस एक्सेलरेशन को इस्तेमाल करवाएगा। एक्सेलरेशन
निकलवाई ही इसलिए थी कि ये रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करेगी। उससे क्वेश्चन को शुरू से ही इस हिसाब से तरतीब दिया था। देखो वो क्या कह रहा है, द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द वेलोसिटी पी। पी कौन है? पैराग्लाइडर। पैराग्लाइडर की वेलोसिटी का ग्राफ ये बनाया था। और अब मुझे बताओ, जब पैराग्लाइडर की आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, तो अब देखो मैं फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ। नेट या रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ऑपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन थी, ऐसे ही यहाँ पर ऑपोजिंग फोर्स रेजिस्टिव फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस। अप्लाइड कौन है? सामने डायग्राम में लिखा हुआ है। अप्लाइड कौन है? जो उसे आगे की तरफ पुश कर रही है। आगे की तरफ पुश कौन कर रही है? ये रहा कंपोनेंट ऑफ टेंशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। ये जो कंपोनेंट है आपका, ये एक्चुअली अप्लाइड फोर्स है। 280 cos 25 और रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? ma। अब वैल्यूज़ रख दो, r आ जाएगा। मास बताना 95 है। एक्सेलरेशन तुमने प्रीवियस पार्ट में वेरीफाई की थी, 1.4 है। -280 cos 25 इक्वल्स टू -r। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, r की वैल्यू फाइनल बताएं कितनी आ रही है? 120.8। टू SF में अप्रॉक्सीमेटली 120 न्यूटन। ये है कंप्लीट क्वेश्चन। इसका लास्ट पार्ट जो है वो ट्रिकी है। क्वेश्चन देखो शुरू से सीधा था, ये लास्ट के पार्ट में 3 मार्क्स और 3 मार्क्स, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में इसने घुमा दिया। 2 मार्क्स राउंड, अगर राउंड ऑफ ना करेंगे तो टोटल पेपर में 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब एक चीज़ पता है ना कि फाइनल आंसर में 2 डिजिट में देना है, तो राउंड ऑफ करो हमेशा हमेशा। ये इंक्लाइन प्लेन का है। क्वेश्चन नंबर 8। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन आप लिख चुके हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ। आगे चले पार्ट बी। अ बॉक्स स्लाइड्स डाउन अ स्लोप एज शोन इन फिगर 3.1। The angle of the slope is 20 degree. Box का mass 65. Total resistive force R acting on the box is constant and it's loud as it slides down. इसका मतलब resistive force की डायरेक्शन क्या होगी? आप कहेंगे यहाँ पर होगी। ये होगी resistive force की डायरेक्शन। अब वो आपसे कह रहा है कि state the name and directions of the other 2 forces. Number 1, weight x vertically downwards. Weight जो है that is vertically downward, means ये weight है and that weight is acting vertically downward. Number 2, normal contact force. या नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, यस, नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड अपवर्ड्स। परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो बता दिया, मगर उसकी डायरेक्शन भी तो बताओगी ना। ये सिंबल कुछ भी लिख लो, अभी तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेट्स से ये एन हो गया, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन कह रहे हैं क्योंकि वो रेजिस्टिव फोर्स को आर कह रहा है। नॉर्मली आमतौर पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को मैं आर कहता हूँ, मगर यहाँ उसने नॉर्मल उसको बता दिया रेजिस्टिव फोर्स को आर। अच्छा, अब देखो, द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स एज इट मूव्स डाउन द स्लोप। स्पीड बता दें, इंक्रीज़ हो रही है, व्हाट डज दैट मीन? और स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूज डेटा टू शो दैट एक्सेलरेशन
Acceleration is the gradient y2 minus y1 over x2 minus x1. वेलोसिटी टाइम का कोई सा भी एक ग्रेडियंट ले लें. स्टार्टिंग का कोऑर्डिनेट जब x 0 है तो y की वैल्यू ये 1 है तो 0.8. सेकेंड पॉइंट मैंने लास्ट पॉइंट ले लिया. लेट से कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं आप मिडिल का भी कोई पॉइंट ले सकते हैं. 2,6 तो 6 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0. आंसर बताना बेटा. 2.6. कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स. मास दिया हुआ है आपको कितना 65. तो डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स, ये जो डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स है F, ये तुम्हें कैलकुलेट करनी है. ग्रेडियंट से आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, मास उसने शुरू में दे दिया. रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला MA. 65 को 2 से 0.6 से मल्टीप्लाई कर दें. कितना 169 170. देखो जब पूरी तैयारी है ना तो फिर मैं सबको एक बात बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में 2SF है तो फाइनल आंसर हमेशा 2SF में लिखना, वरना फालतू में पूरे क्वेश्चन पेपर में से 1 और 2 मार्क्स डिडक्ट कर लेगा वो राउंडिंग ऑफ के. क्वेश्चन में 2SF है. देखो यहाँ पर भी 2.6 लिखा है डेटा में, ऊपर 65 लिखा है डेटा में, तो मीन्स डायग्राम 2SF, क्वेश्चन 2SF में चल रहा है. तो योर आंसर मस्ट बी इन 2SF ऑल्सो. डिटरमिन द रेजिस्टिव फोर्स R. अब यहाँ उसने देखो कुछ नहीं बताया, इसका मतलब वेट का कंपोनेंट तुम्हें खुद स्प्लिट करना पड़ेगा यूजिंग आवर कॉन्सेप्ट. अब याद करो जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि वेट कैसे स्प्लिट होगा. मैंने पहले ये स्ट्रेट लाइन यहाँ और एक यहाँ, ये 90 डिग्री. यहाँ पर बेटा ये जो डाउन द स्लोप है लाइक दिस, यहाँ पर थीटा आ गया सेम 20 डिग्री. इंक्लाइन प्लेन वाले टॉपिक को रिवाइज कर लेना ये क्वेश्चन करने से पहले. तो जो थीटा यहाँ पर होता है 20 डिग्री, ये वहाँ पर हो जाता है, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है यानी साइन थीटा. तो ये कंपोनेंट आपका आ जाएगा W साइन थीटा. नाउ टेल मी, जो फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रही है दैट इज़ W साइन थीटा, जो इसको रेजिस्ट कर रही है दैट इज़ R, और जो नेट फोर्स है दैट इज़ MA. ऑब्जेक्ट का मोशन कहाँ है, डाउनवर्ड, राइट. सो नेट फोर्स इक्वल्स टू net force equals to applied force minus opposing force. अप्लाइड फोर्स है बेटा W साइन थीटा, ऑपोजिंग फोर्स है R. नेट फोर्स आपने कैलकुलेट कर लिया 120. वेट की वैल्यू हो गई 65 mg 9.81 साइन 20 डिग्री माइनस R. इसको कंप्लीट सॉल्व करें और शिफ्ट कर दें R को, तो R इज इक्वल्स टू, ये जो आपका आंसर आएगा कंप्लीट ये आएगा 218 माइनस 170. आंसर बोलो 218. अच्छा ये एक्चुअल वाला रखना, जो आपके पास एक्चुअल आया था वो रख लेंगे 169. प्रीवियस वैल्यू जब भी रखनी होगी तो हमेशा राउंड ऑफ वाली नहीं एक्चुअल रखेंगे. कितना आएगा आंसर 49. नेक्स्ट मूव टू दिस
क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 26 किससे किया है? न्यूटन फर्स्ट लॉ डेफिनेशन हो गई, आगे चलें। बी, a square is pulled in a straight line along a horizontal ground by a wire attached to a kite. The mass of the square is 89. The wire is at 28 degree to the horizontal. The variation in time t of the velocity v is given. Figure 2.2 determine the distance moved by the square from the time 0 to 5. Distance moved from 0 to 5. डिस्टेंस मूव का मतलब एरिया अंडर द ग्राफ, और एरिया आप में से कोई भी सिर्फ ये वाला मत कैलकुलेट करना भाई, पूरा होता है अबव एक्स एक्सिस, ग्राफ के नीचे कंप्लीट अबव एक्स एक्सिस। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर ग्राफ एरिया अंडर ग्राफ के लिए पहले 5 इंटू 2, नीचे वाले रेक्टेंगल का मैंने अलग ले लिया। अब देखो ये लेंथ 5 है, ये टॉप वाली लेंथ 3 से लेके 5 तक ये 2 है, और इन दोनों के बीच में जो हाइट है ये हो गया a, ये फॉर एग्जाम्पल हो गई b, और इन दोनों के बीच में हाइट 2 से दैट इज़ 4.4, 2 से 4.4 तो ये हो गई 2.4, दैट इज़ h। दैट शेप इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सो हाफ पैरेलल साइड है आपकी 5 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4। टोटल आंसर कितना? टोटल 18 मीटर। 18.4 तो राउंड ऑफ करके आपने 18 मीटर 2SF। शो दैट द एक्सेलरेशन एट टाइम 2 सेकेंड। अब देखो एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन का एक्सेलरेशन सेम होता है बेटा, तो मैं इस पॉइंट पर 1 सेकेंड पर 2 सेकेंड पर 2.5 सेकेंड तक 3 सेकेंड तक भी निकालूंगा तो एक्सेलरेशन सेम होगा। उसके लिए तुमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट बुक का टॉपिक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट रखा आपने 0 और y की वैल्यू 2। सेकेंड कोऑर्डिनेट x का रखा आपने 3 और y का कोऑर्डिनेट 4.4। फिर स्पीड टाइम ग्राफ में अगेन एक्सेलरेशन इज द ग्रेडियंट a इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। कितना है? 4.4 माइनस 2, 4.4 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 0। .8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, द टेंशन इन द वायर एट 2 सेकेंड। अब सुनो, 2 सेकेंड्स पर तुमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। 2 सेकेंड पर ही आपसे वो टेंशन इन द वायर मांग रहा है। टेंशन की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द सपोर्ट होती है। इस डायग्राम में बेटा मैं यहाँ से ग्रिप कर रहा हूँ इस काइट को, तो टेंशन टूवर्ड्स द सपोर्ट का मतलब टेंशन की डायरेक्शन ये होगी। अगर बेटा टेंशन की डायरेक्शन ये है तो फिर मुझे ये बताएं कि जो हमने टेंशन वाला लेक्चर पढ़ा था, अब यहाँ पर टेंशन वाला लेक्चर रिवाइज कर।
यहाँ पर ये पास पेपर जब सॉल्व करना है जब तुमने टेंशन वाला लेक्चर पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब सुनो, अगर एरो टेंशन का यहाँ है तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल यहाँ होगा और एक वर्टिकल यहाँ होगा। जो हॉरिजॉन्टल वाला नीचे होगा वो होगा t cos 28 और जो वर्टिकल वाला ऊपर होगा वो होगा t sin 28। The horizontal component of the tension forces acting on the sphere T cos 28, T की वैल्यू 240 into cos 28 210। Total resistive force in horizontal direction, net force equals to applied force minus opposing force। अब मुझे बताएं, यहाँ पर कह रहे हैं नेट फोर्स इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स। जब ये स्केयर राइट साइड पे मूव करेगा सो दैट विल बी इट्स अप्लाइड फोर्स। तो बेटा इसकी रेजिस्टिव फोर्स कहाँ होगी? जब वो आगे की तरफ जाएगा तो इसकी रेजिस्टिव फोर्स होगी पीछे। मास आपको दिया है 89, सॉल्व कर दो। एक्सेलरेशन तुमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया 0.8। नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स है जो आगे ले जाने वाली फोर्स है यानी टी कॉस 28 माइनस रेजिस्टिव फोर्स ओपोजिंग फोर्स। मास कितना है 89 को मल्टीप्लाई करो, एक्सेलरेशन कितना है 0.8 इक्वल्स टू टी कॉस 10 आपने कैलकुलेट कर ली, टी कॉस 28 210 कैलकुलेट कर ली आंसर माइनस आर। अब शिफ्ट करें इस आर को तो 210 में से 89 को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना 71। सब्ट्रैक्ट करें, आंसर बताएं कितना आ रहा है, कितना 140 अप्रॉक्सीमेट, 2 डिजिट में 140। The scale is now lifted upward by a gust of wind. For a few seconds, scale move with the horizontal through the air with the wind wire at angle 45 degree. जब विंड चलने लगी तो उसने स्केयर की काइट को थोड़ा ऊंचा कर दिया और वो 45 पे चला गया। By considering the vertical components of the forces acting on the scale, determine the new tension in the wire when the scale is moving horizontally. बात सुनो, स्केयर इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, क्या मतलब? अगर स्केयर मूविंग हॉरिजॉन्टली कह रहा है तो इट मीन्स वर्टिकल फोर्सेस आर इक्वल। इट मीन्स बेटा वर्टिकल फोर्सेस आर बैलेंस्ड। अब यहाँ देखो, ये स्केयर है, इसका टेंशन अपवर्ड, ये कंपोनेंट आपके पास आ गया टी साइन थीटा मतलब टी साइन 45 और स्केयर का वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, दैट इज डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है एम जी। मास कितना है 89 मल्टीप्लाई बाय 9.81
और अगर बेटा ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो वर्टिकल फोर्सेस मैंने कहा बैलेंस, और अगर वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस तो इसका मतलब वेट और टेंशन आपस में इक्वल। हमेशा सपोर्ट की तरफ होती है, टाइम पे आते हैं इसीलिए। कोई चीज़ अगर जहाँ से बंधी हुई है, टेंशन हमेशा सपोर्ट की तरफ होती है। टेंशन का पहला लेक्चर यही है। तो टेंशन इस आदमी की तरफ नहीं होगी, इस आदमी ने तो रोप को पकड़ा हुआ है, तो जहाँ से पकड़ा हुआ है सपोर्ट टेंशन उस तरफ होगी। टी साइन थीटा मतलब टी साइन 45 इक्वल्स टू डब्ल्यू। ये डब्ल्यू की ऊपर वैल्यू मैंने जो लिखी है उसको डिवाइड कर दो साइन 45 से। आंसर बताओ। 1234 1200 अप्रॉक्सीमेट आंसर। 2SF में 1234 तो आएगा, मगर 2SF में फिर आप इसको 1200 लिखेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि राउंड ऑफ करके लिखना है? क्वेश्चन में जितने SF होंगे आपने अपना आंसर उसी में देना है। क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है 28 डिग्री एक नंबर उसने दिया है, 89 kg एक नंबर दिया है। देखो अगर वो आपसे कहता ना 3SF में चाहिए तो यहाँ पर वो 89.0 लिखता, तो इसका मतलब 3SF में चाहिए। अगर वो यहाँ तक लिख के छोड़ा और वाई एक्सिस पे भी देखो स्केल क्या कह रहा है 3.0, क्या मतलब 2SF। डेसिमल के बाद अगर 0 काउंट कर रहा है तो इसका मतलब वो SF में शामिल है। 90% क्वेश्चंस में वो 2SF में आंसर मांगेगा। देखो एक्सेलरेशन कह रहा है वेरीफाई करो 0.80, क्यों कह रहा है? 0.8 भी तो कह सकता है, बात तो एक ही है, मगर वो बताना चाह रहा है कि 0.80 2SF है, तो सारे आंसर्स 2SF में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइएगा। Look at question 33. A jet of water hit the vertical wall at right angle. Jet of water hit a vertical wall at right angle. Vertical wall right angle मतलब 90 डिग्री पर perpendicular hit कर रहा है वॉल को। The water hit a vertical wall with the velocity of, velocity आपको बता दी वाटर की। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ जेट, क्रॉस सेक्शनल एरिया बता दिया। वाटर की डेंसिटी बता दी। Show that over a time of 1.6 seconds, the mass of water hitting the wall is 1.2 kg. Over a time of 1.6 seconds, मास कैलकुलेट करना है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, और मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब एक बात बताएं, वॉल्यूम का मतलब होता है बेस एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम जो है वो बेस एरिया इनटू हाइट के इक्वल है, सही है? यहाँ पर जेट का, वाटर जेट का एरिया तुम्हें दिया हुआ है, दैट इज द बेस एरिया। फॉर हाइट कॉमा स्पीड ऑफ वाटर equals to distance या length of water jet
डिवाइडेड बाय टाइम। एक्चुअली स्पीड इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन टाइम अप्लाई कर रहा हूँ मैं। देखो ये वाटर जेट वर्टिकल वॉल पर हिट हो रही है, ये समझें। तो अगर ये वाटर जेट वर्टिकल वॉल पे हिट हो रही है तो ये इसकी लेंथ है, दैट इज़ h। अगर एग्जामिनर आपको स्पीड दे रहा है कि वाटर की स्पीड कितनी है और टाइम दे रहा है कि 1.6 सेकंड में, तो इस 1.6 सेकंड में स्पीड 5 और टाइम 1.6 रख के, स्पीड 5 और टाइम 1.6 रख के जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे h इज़ इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इज़ इक्वल्स टू 8 मीटर length of water is being hit on a vertical wall. 8 meter length of water is being hit to a vertical wall. और जब मास आ जाएगा तो फिर नाउ m is equals to density area multiplied by h। क्वेश्चन में देखो डेंसिटी उसने आपको ऊपर दिया वाटर की 1.010 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय एरिया आपको गिवन है 1.5 एक्सपोनेंट 4 नेगेटिव पे, और h की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है 8। इस पूरे को मल्टीप्लाई करो बेटा, इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास जो है बेसिकली मास आ जाएगा। नाउ देन इट सेज the decrease in the horizontal momentum of a mass due to hitting the wall. Decrease in the horizontal momentum. Horizontal momentum का मतलब डेल्टा P mv माइनस mu। मास ऑफ वाटर है v 1.2। 1.6 सेकेंड में इतना वाटर हिट हुआ है 1.2 kg, तो इसका मतलब उसकी फाइनल स्पीड 0 हो गई, और 1.2 में उसकी इनिशियल स्पीड जो वाटर हिट हो रहा था उसकी स्पीड कितनी थी, ऊपर दी हुई स्पीड कितनी है 5.0। मल्टीप्लाई करें इसका, ये जो माइनस है बेसिकली ये डिक्रीज बता रहा है। 0 माइनस 5 को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिक्रीज बता रहा है। तो जैसे डीसेलरेशन होता है हम नेगेटिव साइन नहीं लिखते, इसीलिए डिक्रीज में भी हम नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे 6, मगर ज़्यादा अच्छा आंसर लिखेंगे आप 6.0 2SF। मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स बाय द वॉल, ये 6 मोमेंटम कितनी देर तक कंटिन्यू रहा है, ऊपर टाइम तुमने कैलकुलेट किया हुआ है। ये 6 मोमेंटम कितनी देर तक कंटिन्यू रहा है 1.6 सेकेंड। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा P 6.0 डिवाइडेड बाय 1.6। ये 3.8 न्यूटन वो फोर्स है जो वाटर उस वॉल पर अप्लाई कर रहा है। State and explain the magnitude of the horizontal force exerted on the wall by the water. According to Newton's third law, comma, equal and opposite force X on wall. So F is equals to 3.8.
कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द वाटर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपने कहा 3.8 डिवाइडेड बाय वाटर जेट का सरफेस एरिया, उससे तुम्हें बता दिया था पीछे 1.5 एक्सपोनेंट -4। आंसर करना, डिवाइड कितना आ रहा है? 2.5 एक्सपोनेंट 4। दैट इज 2.5 एक्सपोनेंट 4 इज योर आंसर। Look at question number 38. A spherical balloon is filled with a fixed mass of gas. अब सुनिए क्या कह रहे हैं। स्फेरिकल बलून, क्वेश्चन को रीड करो। Spherical balloon is filled with a fixed mass of gas. Spherical balloon है, ये mass से filled है. A small block is connected by a string to the balloon. The block is held on the ground by external force so that the string is vertical. ये ऐसे 2, 3, 4 क्वेश्चंस हैं। वो आपसे कह रहे हैं बलून रेस्ट पर है। बलून रेस्ट पे कब है? वरना तो ये ऊपर चला जाना चाहिए, क्योंकि उसमें गैस फिल्ड है। गैस फिल्ड बलून है। जो गैस बलून नहीं होते वो तो ऊपर जाने चाहिए, ऊपर नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि नीचे ब्लॉक रखा हुआ है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज गैस, अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बलून इज 0.071 बाय यूजिंग आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। ये बात याद कर लें, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल का मतलब अपथ्रस्ट इक्वल्स टू, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल यही कहता है कि अपथ्रस्ट इक्वल्स टू रो जी वी। अब सुनो, अपथ्रस्ट की वैल्यू से तुम्हें दिए 0.075। डेंसिटी ऑफ एयर की वैल्यू से आपको दिया 1.2। जी की वैल्यू तुम्हें पता है 9.81। यहाँ से वी कैलकुलेट करेंगे। वी किसे कहते हैं भाई? वॉल्यूम। शेप कौन है? स्फीयर। ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम बताओ कितना आ रहा है पहले? 6.03 एक्सपोनेंट -3। बेटा दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। शेप स्फीयर है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, क्यूब रूट लें। 3v डिवाइडेड बाय 4 पाई इक्वल्स टू r³ और इसका क्यूब रूट। आंसर बताओ ओवरऑल। आखिर में क्यूब रूट लेना याद रखना। 0.11 मीटर। अब सुने, वो आपसे कह रहा है कि द टोटल वेट ऑफ द बलून स्ट्रिंग एंड ब्लॉक इज दिस। ये टोटल वेट इसका ये है। द एक्सटर्नल फोर्स होल्डिंग द ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज रिमूव्ड। द एक्सटर्नल फोर्स जो ब्लॉक के साथ अटैच थी वो आपने हटा दी, यानी ब्लॉक हटा दिया। एक्सटर्नल फोर्स जो ब्लॉक के साथ अटैच थी, ब्लॉक के साथ रोक रही थी, उसको वो हटा दिया। ब्लॉक मौजूद है मगर ब्लॉक के साथ जो एक्सटर्नल फोर्स उस ब्लॉक को रोक के रखी हुई थी वो हटा दी। रिलीज्ड, द ब्लॉक इज लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड। व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन? ये बात याद रखें कि जब वो इनिशियल एक्सेलरेशन कह रहा है तो उस वक्त एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स 0 होगी।
अगर वो आपसे ये कह रहा है इमीडिएटली या एट इनिशियल एक्सेलरेशन, और इसका कॉन्सेप्ट वही है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी में हम कह रहे थे कि टर्मिनल वेलोसिटी में जैसे ही कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करूँगा, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को टर्मिनल वेलोसिटी पर रिलीज़ करूँगा, उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी होती है 9.8, क्योंकि स्टार्ट में उस पर एयर रेजिस्टेंस क्या होती है 0। ये मैं जितने क्वेश्चंस तुम्हें बताऊंगा या तुमने देखे हैं पास पेपर में, इसमें हर सवाल में इस टाइप के क्वेश्चन में अपथ्रस्ट में वो हमेशा तुमसे इनिशियल एक्सेलरेशन पूछेगा पहले पार्ट में, फिर अगले पार्ट में वो रेजिस्टिव फोर्स पूछेगा। तो सोचे ज़रा मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स हटाई, एरोस देखना मेरे, जैसे ही मैंने यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स हटाई, एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, दैट इज़ अपथ्रस्ट। एक इस बलून की डाउनवर्ड फोर्स है, दैट इज़ वेट। और अगर ये मूव ऊपर कर रहा है, मोशन ऊपर की तरफ है, तो टेल मी रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी। ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल थोड़ी हैं, तो नेट फोर्स बराबर होगी अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो जब ऊपर जा रहा है तो आप कहेंगे अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होगी। इसका मतलब यहाँ पर आप नेट फोर्स इक्वल्स हो अप्लाइड फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स करेंगे। अप्लाइड फोर्स एम ए, सॉरी नेट फोर्स एम ए, अप्लाइड फोर्स हो गई अपथ्रस्ट, अपोजिंग फोर्स हो गई वेट। अपथ्रस्ट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है बेटा 0.071। कैलकुलेटर उठाओ, 0.071 में से माइनस करो वेट 0.053, कितना आया 0.018 से डिवाइड कर दो मास को। मास ऑफ बलून, स्ट्रिंग और ब्लॉक कैसे आएगा, W=mg होता है, सो M=W/g। तो जहाँ से W दिया था पहले 0.053 को डिवाइड करना 9.81 से, मास बताओ पहले। 0.053 डिवाइड करो 0.053 डिवाइड करो 9.81 से, 5.4 एक्सपोनेंट -3। अब यहाँ पर मुझे बताएं कि 5.4 एक्सपोनेंट -3 0.018 से डिवाइड करें, एक्सेलरेशन आना चाहिए 3.3 राउंडेड ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक रिपीटेड प्रैक्टिस होगी अपथ्रस्ट के क्वेश्चंस में। जैसे ही आप छोड़ेंगे वो ऊपर जाएगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो जिस तरफ भी जाएगा उसकी अप्लाइड फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स की इक्वल होगी। और इसमें किसी कोई कहेगा मुझसे, आप सोचोगे बाद में कि इसमें ड्रैग फोर्स तो आई नहीं, एयर रेजिस्टेंस तो नहीं आई, तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी वाले टॉपिक को याद कर लेना कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते थे, इनिशियल एक्सेलरेशन ओ लेवल से आप कह रहे होते थे कि 9.8, क्योंकि स्टार्ट में एट द टॉप, स्टार्ट में एयर रेजिस्टेंस 0 है क्योंकि स्पीड 0 है, यहाँ पर भी वही है। At the start of the point, air resistance या drag force 0 because the speed is 0. Next, the balloon continue to lift the block. अब देखेंगे कह रहा है, the balloon continue to lift the block, the string breaks the with the vertical. आप लोग बातें कर लें पहले, बेटा एक सेकेंड रुक जाओ ना, पहले मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो पूरा। बलून कंटिन्यू टू लिफ्ट द ब्लॉक, बैलून जो है वो ब्लॉक को ऊपर लेकर जा रहा है। द स्ट्रिंग ब्रेक, ओके अब सुने, स्ट्रिंग ब्रेक होती है ऑफ द ब्लॉक इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ, ये 1.4 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक द डिटैच्ड ब्लॉक ब्रीफली कंटिन्यू मूविंग अपवर्ड बिफोर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड टू द ग्राउंड। The block hits the ground with the speed of,
3.6 meter per second. Assuming air resistance is neglected. By considering the motion, calculate the height. अब मेरी बात सुनो, याद देखना ज़रा। अगर कोई ये ब्लॉक है, इमेजिन करें, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट, सोचो ज़रा, लिसन केयरफुली, अगर ये ऑब्जेक्ट कोई अपर जा रहा है, अपर जा रहा है, अपर जा रहा है, और अपर जाते जाते मैं इसे छोड़ दूँ, ऊपर जाते जाते मैं उसे छोड़ दूँ, तो बेसिकली अपने इनर्शिया की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी मोशन में है, अपने इनर्शिया की वजह से वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर ऐसे नीचे गिरेगा। यस और नो? क्योंकि वो इनर्शिया में है, वो मोशन में है। किसी भी चलती हुई चीज़ को रोकोगे तो रुकेगी थोड़ी। अगर आप किसी पेपर को भी ऊपर लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, ऊपर ले जाते हुए छोड़ दो, मूव करते करते कर छोड़ दो, तो किसी भी चीज़ को मूव करते करते ऊपर से छोड़ दोगे तो वो वहीं से ज़ीरो नहीं होगी, वहीं से नीचे नहीं आएगी, वो थोड़ा सा और ऊपर जाएगी, क्योंकि इनर्शिया। इस सिचुएशन में इसने इनिशियल स्पीड मूविंग की दे दी, यहाँ से वो कह रहा है कि ये इनिशियल स्पीड 1.4 है, ग्राउंड पर हिट हो रहा है तो ये फाइनल स्पीड 3.6 है। और जब आपने उसे चलते चलते ऊपर से छोड़ दिया तो फिर अब फॉर्मूला अप्लाई करें, 2as इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, 2as इक्वल्स टू और एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.81, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर जाएगा तो प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। कैलकुलेटर उठाना, u की वैल्यू 1.4 स्क्वायर प्लस 2a 9.81 s h v स्क्वायर 3.6। उस तरह शिफ्ट कर दो डायरेक्ट, या वैसे ही कर लो डायरेक्ट। मुझे यहाँ से s यानी वर्टिकल हाइट चाहिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, सिंपल। v स्क्वायर है बेटा 3.6 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81। क्योंकि वो तो ब्रीफली ऊपर गया है, एक्चुअल मोशन तो डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड आते हुए एक्सेलरेशन 9.81 होती है। अब बोले आंसर 0.56। नेक्स्ट पार्ट रीड करो ज़रा, वेलोसिटी बनाना है। द स्ट्रिंग ब्रेक्स एट टाइम 0। उस वक्त स्पीड कितनी थी? जब स्ट्रिंग ब्रेक हुआ था तो स्पीड कितनी थी? अरे स्प्रिंग, जब स्ट्रिंग ब्रेक हुआ है तो स्पीड थी 1.4, और जब ग्राउंड पर हिट हुआ है तो स्पीड कितनी थी? मगर उसी डायरेक्शन में या ऑपोजिट? तो 3.6 ऑपोजिट। ग्राफ कैसे बनेगा? मैंने अभी बताया तुम्हें, इनर्शिया कैसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा। यस, आप यहाँ से लेकर और 3.6 तक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस से टच होगा, इसका मतलब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचे। ये टॉप तक पहुँचा है।
एग्जैक्टली जो मैंने ये ब्रीफ बनाया था यही चीज़ का वो पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट है मार्क करने के लिए ए लिख लो, ये टॉप का पॉइंट बी लिख लो, जब ये ब्लॉक ग्राउंड पर हिट होता है तो इसको सी लिख लो। लेट्स से समझने के लिए, अगर ये पॉइंट ए बी सी है तो ग्राफ में इस कॉन्टेक्स्ट को चेक करने के लिए, ये तो मैं तुम्हें अपने लिए बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में भले ना लिखो, ख़ुद को समझाने के लिए, दैट पॉइंट इज़ ए, दिस पॉइंट इज़ बी एंड दिस पॉइंट इज़ सी।